हेलो दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। तो आज की कहानी हमारी है। काश बेटी की विदाई के वक्त मैंने यह ना कहा होता। ये क्या हाल बना रखा है बेटा, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? बाकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने अचरज कर बोला, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण यह मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीने लगेंगे, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बालों को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब यह नहीं है कि शाम को 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान न रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी नहीं ध्यान रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, यह मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता मर्द होने के उन्हें नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाज़त नहीं दी थी। तभी चेतना की सास आ गई। क्या बातें हो रही हैं? बाप बेटी में चेतना, बहू तू थोड़ा देर बाकर छोड़कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो। बाथरूम में तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम बाकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप समझाओ इसे, इतना लापरवाह ना बने। चेतना की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। विनय जी अपनी मझली बेटी चेतना के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था, इसीलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझकर और जांच परख कर किया था। चेतना ने ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में एक थे। विवाह के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चित और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए थे। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायका आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संपन्नता नजर आई। आज विनय जी तीसरी बेटी के रिश्ते में सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के के वर से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वह चेतना से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह चेतना को पहचान नहीं पाए। पांव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त चेतना बाकर से सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालात पर भी उनकी सास उनको ताना दे रही थी। चेतना को दर्द है तभी तो बाकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है क्या? और जब कोई रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही हैं, जिन्हें उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है। विनय जी ने चेतना के सिर पर हाथ रखकर बोला,
डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं क्योंकि मैं उनका काम नहीं करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई है। नौकर को हटा लिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बाई बनकर आई। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। चेतना अपने पिता के आगे ज़्यादा देर कठोर ना बन पाई और उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दिया। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालात है। मैं तो तुम्हारे संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालात के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालात से वाकिफ नहीं है। पापा, वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बनाया उन्हें मिलता है, इसलिए वह सबके हाथ की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। चेतना बोली, बेटा घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताया? या तो घरेलू हिंसा है? विनय जी ने खुद से कहा। पापा, दीदी जी के तलाक के बाद अपने उनके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की उसे जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया। कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था, तेरा घर बसाना चाहिए तेरी दीदी की तरह, तू वापस नहीं आना वरना तेरा पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। चेतना ने दबी आवाज़ में विनय जी के गले लग कर कहा। विनय जी गलन और पश्चाताप से पिघल गए और अफसोस होने लगा। काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। काश उसे सुनते। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी बीनी डाली है कि नहीं? आपकी बेटी ने आजकल खोई खोई सी रहती है। चेतना की सास फिर से ताने मारने लगी। समधी जी, मेरी बेटी अपने सूजे पांव लेकर काम कर रही है, वह भी बाकर पर। क्या या आपको दिखाई देता है घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं, कहाँ गए सब के सब? विनय जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज़ से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। विनय जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? यह हमारा घर है, आपका कवर खाना नहीं। चेतना की सास बोली, आपकी बहू उसे कवर खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इसे बाकर देकर काम करवा रहे हैं। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेंट डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। या बोलकर विनय जी ने चेतना का हाथ
पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। चेतना की जेठानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसने जेठ जल्दी जल्दी शहर में आईपीजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जा बैठ गई थी और माफ़ी की गुहार कर रही थी। चेतना पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था कि काश उन्होंने चेतना के साथ ऐसा व्यवहार न किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी यह पता होता है कि उसका यह कृत्य गलत है, परंतु ऐसा तभी होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उससे करवाता है। दोस्तों, अपनी नाजुक सी बेटियों की गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ उसे सही गलत समझाने की कला भी सिखानी चाहिए। ये कोमल काली कहीं तूफान के थपेड़ों को अपना भाग्य ना मान ले। बेटियों को विवाह उपरांत पराया ना करे, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपनापन दे, ताकि वह अपने दुख दर्द को आपको बेहिचक बताएं। बेटियों के दर्द ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी सही नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा उसको ससुराल पर भरोसा भी सही नहीं। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।